गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा 16वां वीडियो चलेगा। टॉपिक है रिक्तिका के कार्य 11वीं क्लास में जीव विज्ञान में। तो ध्यान देना, इससे पहले हमने रिक्तिका के बारे में बताया था आपको कि रिक्तिका की परिभाषा, खोज और इसके संरचना के बारे में आपको बता दिया था। अब देखिएगा, ये चल रहा था हमारा अंत्य झिल्लिका तंत्र। अंत्य झिल्लिका तंत्र के अंतर्गत हमने सबसे पहले अंत्यपदवी जालिका, गोल्जिकाएं, लाइसोम और अब रिक्तिका। तो रिक्तिका के बारे में बता रहे थे और बाकी तीनों के बारे में पढ़ा दिया था पहले। तो रिक्तिका का एक टॉपिक रह गया था, रिक्तिका के कार्य। तो ध्यान देना, पादपों में जो रिक्तिका होती है वो पादपों में सबसे बड़ी होती है रिक्तिका, और इसका मुख्य भाग होती है रिक्तिका। लगभग 90% भाग पादप कोशिका का ग्रहण करती है ये। तो कार्य में देखिएगा, सबसे पहला कार्य है, ध्यान देना, रिक्तिकाएँ खाद्य पदार्थों एवं खनिज लवणों का संग्रहण करती हैं। खाद्य पदार्थों एवं खनिज लवणों का संग्रहण करती हैं और सांद्रण करती हैं। तो आप पहले कार्य में देखोगे, आप रिक्तिकाएँ खाद्य पदार्थों के संग्रहण एवं खाद्य पदार्थों के संग्रहण एवं, ध्यान देना, खनिज लवणों का संग्रहण करती हैं। खाद्य पदार्थों, यहाँ लिखिए आप इसको, खाद्य पदार्थ एवं खनिज लवणों का, खाद्य पदार्थ एवं खनिज लवणों का संग्रहण एवं क्या करती हैं, इसमें देखिएगा आप, सांद्रण, संग्रहण एवं सांद्रण करती हैं। तो ध्यान देना, खनिज पदार्थों का संग्रहण एवं सांद्रण करती हैं। आगे देखिएगा, जैसे संकुचनशील रसदानी होती है, अमीबा में पाई जाती है, यह परासरण नियमन और उत्सर्जन का कार्य करती है। तो आप देखिए, अमीबा में संकुचनशील रसदानी, अमीबा एक कोश के प्राणी होता है। अमीबा में संकुचनशील रसधानी परासरण नियमन उत्सर्जन क्या कार्य करती है, परासरण नियमन उत्सर्जन और देखिएगा आप, परासरण नियमन उत्सर्जन और सांद्रण करती है। तो ध्यान देना, अमीबा एक कोश के प्राणी होता है। इसमें जो संकुचनशील रसदानी पाई जाती है, क्योंकि एक कोशिका ही सारे कार्य को संपन्न करती है। तो अमीबा में संकुचनशील रसदानी परासरण नियमन और उत्सर्जन और सांद्रण कार्य करती है। क्या करेगी, मुख्य परासरण नियमन और उत्सर्जन और सांद्रण कार्य करती है, सांद्रण का कार्य करते हैं। तीसरा देखिएगा, एक होती है खाद्यानि, मतलब खाद्यानि, यह पदार्थों को पचाने में सहायक होती है। तो ये किसमें पाई जाती है, खाद्यानि? आद्य जीवों में, मतलब प्राचीन जीवों में। तो देखो, आद्य जीवों में खाद्य रसदानी, आद्य जीवों में खाद्य पदार्थों को निगलने के लिए, आद्य जीवों में खाद्य पदार्थों को निगलने
के लिए, खाद्य पदार्थों को निगलने के लिए किसका निर्माण होता है? खाद्य रसदानी का। खाद्य रसदानी, खाद्य रसदानी का निर्माण होता है। खाद्य रसदानी का निर्माण होता है। तो देखिए बेटा कि आद्य मतलब प्रिमिटिव, आद्य जीवों में खाद्य पदार्थों को निगलने के लिए खाद्य रसदानी का निर्माण होता है। और देखिएगा चौथा कार्य इसका, तो ये 2 कार्य यहाँ पे कोर्स में दिए होते हैं आपकी पुस्तक में जो एनसीईआरटी के अंदर। इसमें से एक बात और बता दूँ मैं आपको, वैसे मैं कमेंट्स देखता नहीं लेकिन कल देख लिए थे। कमेंट्स आप लोग करते हो, अच्छा करते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कमेंट्स तभी करें जब आप पूरा ज्ञान हो आपको। एक बच्चे ने कमेंट्स किया था शुरू में जब मैं पढ़ा था कि कोशिका की खोज के बारे में। कोई बात नहीं, करना चाहिए। कोशिका की खोज, ध्यान देना, जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वन ल्यूवेनहॉक ने की थी। एंटोनी वन ल्यूवेनहॉक ने की थी 1674 में। अब ध्यान देना, आपकी पुस्तक में एनसीईआरटी में केवल एंटोनी वन ल्यूवेनहॉक के बारे में वर्णन दिया गया है, जबकि आजकल तो नेट चालू, खूब आराम से गूगल पे सर्च करो तो आप डिस्कवर बाय सेल निकालना, आपको रॉबर्ट हुक मिलेगा। तो वास्तव में रॉबर्ट हुक ने खोज तो की, सेलुलर नाम भी रॉबर्ट हुक ने दिया था, सेल, लेकिन 1665 में ध्यान देना खुद के बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी से उन्होंने कार्क की स्लाइस काटी और उसमें कोष देखे, उन्हें नाम दिया था सेलुला, बाद में कहा गया था सेल। तो 1665 में कोशिका की खोज का श्रेय रॉबर्ट हुक को ही दिया जाता है। हालांकि मृत कोशिका खोज की थी उन्होंने, मृत पादप कोशिका की। तो परीक्षा में एग्जाम में आता है तो वास्तव में मृत पादप कोशिका खोज या पादप कोशिका खोज या सबसे पहले कोशिका खोज रॉबर्ट हुक द्वारा की गई थी, इसलिए उनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ सेल बायोलॉजी, ध्यान देना। उसके बाद हालांकि जो ये और ये भी कहा गया था कि क्या बोलते हैं, ये रॉबर्ट हुक कहाँ के थे? तो ये ब्रिटेन के थे, इंग्लैंड के। और जो ये थे ल्यूवेनहॉक डच के थे, ये एंटोनी वन ल्यूवेनहॉक डच मतलब हालैंड के, हालैंड को नीदरलैंड भी कहा जाता है, तो वहाँ के थे ये। तो कहने का मतलब ये है, आपको देशों का नाम नहीं पूछते हैं, वैज्ञानिक का नाम होना चाहिए पॉइंट टू पॉइंट। फिर भी याद कर लो, बहुत अच्छी बात, अगर आप याद कर सको तो। सैकड़ों वैज्ञानिक, हजारों वैज्ञानिक कर लीजिए आप, कोई बात नहीं। और जो वीडियो चल रहा है, कई बच्चे कहते हैं क्योंकि उनको दिखाई नहीं देता है, गुरुजी का मोबाइल गिर गया था, थोड़ा मिस्टेक हो गई उसमें, इसलिए साफ दिखाई नहीं दे रहा था, तो उसमें थोड़ा अंधेरा हो रहा था, इसलिए बच्चे कह रहे थे कि कहाँ पढ़ा रहे हो। कोई बात नहीं, पढ़ा तो बेटा बोर्ड पे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। अब टेक्निकल प्रॉब्लम थी मोबाइल की, इसलिए इसकी बात नहीं है। कोशिश करो और किताब को पढ़ो ढंग से। एक किताब पढ़ने से कोई मतलब नहीं होता, कई किताब देखनी पड़ती है, 10-12 किताब, तब जाके आनंद आता है। और पढ़ने का मतलब तो जब आप प्रत्यक्ष में आओगे, स्कूल खुलेंगी, तभी आएगा कि कंसेप्ट कितना क्लियर है आपको और हमको, तभी आएगा मज़ा। कोई बात नहीं, होता है, होना भी चाहिए, क्रिटिसाइज में बहुत ज़रूरी है, तभी आगे बढ़ता है इंसान। तो देखिएगा इसके बारे में बात चल रही थी। अगर मेरी बात से आपको आहत हुए तो इसकी बात नहीं है, अपने शब्द वापस लेता हूँ मैं। फिर भी सोचा करो कि हम क्या कह रहे हैं कहने से पहले, कोई बात नहीं। तो देखो, रिक्तिका के कार्य। रिक्तिकाएँ खाद्य पदार्थों एवं खनिज लवणों का संग्रहण और सांद्रण करती हैं। ध्यान देना, जो खाद्य पदार्थ होते हैं ज़्यादातर एक कोशिकीय जीवों में काम करते हैं ये। जैसे अमीबा एक कोशिकीय प्राणी होता है, इसमें एक कोशिका ही सारे कार्यों को करती है। तो संकुचनशील रसदानी परासरण, नियमन, उत्सर्जन और सांद्रण का कार्य करती है। इसमें क्या चीज़? संकुचनशील रसदानी पाई जाती है, ध्यान देना। उसके बाद में आद्य जीवों में खाद्य पदार्थों को निगलने के लिए खाद्य रसदानी का निर्माण होता है। मतलब प्राचीन जीवों में, आद्य माने प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म। आगे देखिएगा, अब आता है आपको इसी प्रकार जैसे मछली के अंदर एयर ब्लैडर पाया जाता है, वो भी एक प्रकार की रसधानी होती है, जिसे क्या बोलते हैं? वायु रसधानी। लेकिन अब आ जाइए पादपों की बात कर रहे हैं हम। तो पादपों में ध्यान रखना, पुष्पों और छिलकों, फलों के छिलकों का रंग इसके कारण होता है, एक वर्णक पाए जाते हैं। तो आप देखिएगा इसमें, आगे देखिएगा कि रिक्तिका में एंथ्रोसायनिन वर्णकों, रिक्तिका में एंथोसायनिन
एंथोसाइनिन वर्णकों, एंथोसाइनिन वर्णकों, एंथ्रो देख लेना आप शब्द, एंथोसाइनिन ये एंथोसाइनिन वर्णकों की उपस्थिति के कारण, की उपस्थिति के कारण, उपस्थिति के कारण फलों एवं फूलों के प्रजनन में सहायक होते हैं। फलों तथा फूलों के प्रकीर्णन में सहायक होती है क्या? रिक्तिका। तो ध्यान दीजिएगा, फलों एवं फूलों के प्रकीर्णन में सहायक होती है। तो ये रिक्तिका के कार्य हो गए। पूछ लिया जाता है, जैसे एक क्वेश्चन आपके दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर कि अमीबा में संकुचनशील राजधानी का कार्य बताइए। क्या है? परासरण नियमन और उत्सर्जन। ध्यान देना, क्योंकि पादप कोशिकाओं में रिक्तिका एक मुख्य कारण होता है उपस्थिति का। आगे देखिएगा, ये आपके अंत्य झिल्लिका तंत्र के अंतर्गत जो 4 कोशिकांग थे वो पूरे होते हैं। अब आते हैं आपके माइटोकॉन्ड्रिया। अगला जो है आपके माइटोकॉन्ड्रिया। तो ध्यान देना, इतिहास के बारे में आपकी पुस्तक में बहुत छोटा वर्णन दे रखा है। जो नई आई पुस्तक एनसीईआरटी की पुस्तक अच्छी है, ख़राब नहीं है, लेकिन कोई भी पुस्तक पूर्णतः सत्य नहीं होती है। कहीं ना कहीं 100 में से 2-4% गलतियाँ होती हैं, उनको आप सही करते रहना चाहिए। सही तब करोगे जब 2-4 किताबें साथ में होंगी। तो देखिएगा, आप बताएं आपको अगला जो अंत्य झिल्लिका तंत्र के अंतर्गत नहीं आते हैं ऐसे कोशिकांग, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, लवक है, पेरोक्सिसोम है, और हम देखेंगे उनके बारे में। तो देखिएगा, अब आता है आगा आपको अगला माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा प्रश्न बनता है इसके ऊपर, माइटोकॉन्ड्रिया। ध्यान दीजिएगा बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया ध्यान देना, माइटोकॉन्ड्रिया CHOND ड्रिया DRIA माइटोकॉन्ड्रिया। ध्यान देना, माइटोकॉन्ड्रिया आपके ना तो किताब में खोज दे रखी है, केवल संरचना का वर्णन दे रखा है, कार्य दे रखे हैं। प्रश्न आता है, इसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। कोशिका का शक्ति गृह क्यों कहते हैं, हम बताएंगे, कार्य के अंदर आएगा ये। लेकिन जब भी हम किसी कोशिकांग का अध्ययन करेंगे, क्योंकि आज का जो वर्तमान युग है वो कंपटीशन का है। आज आप पढ़ रहे हैं, कोई दूसरे स्कॉलर पूछेगा, आपसे पूछ सकता है कोई भी कि इसकी खोज किसने की, कि प्रत्येक कोशिकांग की खोज, उसका वर्णन, इसके अंदर क्या है, क्यों कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, क्यों कहते हैं इसको, क्या कारण है, इसमें कौन से कण पाए जाते हैं जहाँ पर ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन होता है, किस कण के अंदर, कोई पूछ सकता है आपको। तो आपको अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से पूरा अध्ययन आना चाहिए, तभी कंसेप्ट क्लियर होगा आपका, तभी मजा आएगा पढ़ने का, नहीं तो कुछ नहीं है। तो हम कोशिश करेंगे पूरी आपको अच्छी तरह से कंसेप्ट देने की। तो देखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया, इसका शब्द इसको बोलते हैं सूत्र कणिका, बोलते हैं इसको सूत्र कणिका। जब इसका इतिहास देखेंगे तो अनेक वैज्ञानिकों ने इसको अलग अलग नाम दिए थे। सूत्र कणिका क्यों कहते हैं इसको, तो ध्यान देना कि माइटो, MITO, माइटो का मतलब होता है थ्रेड, THREAD, थ्रेड माने धागे, सूत्र। तो ध्यान देना, और कॉन्ड्रियोन, CHONDRION, कॉन्ड्रियोन का मतलब होता है ग्रेन्यूल, ग्रेन्यूल्स मतलब कणिका। इसका मतलब, इसका तो मतलब होता है सूत्र, और इसका मतलब होता है कणिका। तो क्या नाम हो गया, सूत्र कणिका, ग्रेन्यूल मतलब कण। तो क्या नाम दिया गया इसको, सूत्र कणिका भी कहा गया है। किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को। तो आप देख लीजिएगा, माइटो माने थ्रेड, थ्रेड मीन्स सूत्र, और कॉन्ड्रियोन, कॉन्ड्रियोन माने ग्रेन्यूल, कणिका। तो इसको सूत्र कणिका भी नाम दिया गया है। आगे देखिएगा कि यदि इसके इतिहास के बारे में चर्चा, पहला अब आता है सबसे पहले कि क्या है माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें आप परिभाषा में देखें इसको, परिभाषा,
ध्यान देना। परिभाषा, क्या परिभाषा बना सकते हैं इसके हम, तो आप देखिएगा दोहरी झिल्ली है, ध्यान देना, दोहरी झिल्ली से परिबद्ध है कोशिकांग। मैंने आपको चार्ट में बताया था उस समय कि दोहरी मतलब झिल्ली युक्त कोशिकांग, झिल्ली युक्त कोशिकांग में आपको दोहरी झिल्ली वाले, एकल झिल्ली वाले और झिल्ली रहित। तो दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया, लवक ये आते हैं और केंद्रक। आप देखिएगा तो ये दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है। तो दोहरी झिल्ली मतलब द्विस्तरीय, दो झिल्ली होती हैं। दोहरी झिल्ली से परिबद्ध यूकेरियोटिक कोशिकांग पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है। अब यूकेरियोटिक कोशिकाएं कौन सी होती हैं आपको पता होना चाहिए, पादप, जंतु और कवक। तो ध्यान देना, पादप और जंतु और कवक तीनों कोशिकाओं में ये पाया जाता है। तो ये तीनों यूकेरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। अब देखिएगा आप, तो क्या परिभाषा बनती है इसकी, जो आपको दिखा देता है परिभाषा बना दीजिएगा। यू, ध्यान देना, हम शॉर्ट में कह सकते हैं कि यूकेरियोटिक ऑक्सी श्वसनांग को माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, लेकिन आप इसमें साथ लीजिए कि दोहरी झिल्ली से परिबद्ध यूकेरियोटिक ऑक्सी श्वसनांग को माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। कार्य भी आ गया इसमें, दोहरी झिल्ली से परिबद्ध भी है। तो देखिए परिभाषा देखें इसकी, दोहरी झिल्ली, दोहरी झिल्ली से परिबद्ध मतलब घिरा हुआ, बताएंगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में। दोहरी झिल्ली से परिबद्ध यूकेरियोटिक ऑक्सी श्वसनांग, ऑक्सी श्वसनांग को माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्यान देना, ऑक्सी श्वसनांग मतलब ऑक्सीकरण में सहायक होने वाला श्वसनांग। दोहरी झिल्ली से परिबद्ध, दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ यूकेरियोटिक कोशिकांग है। यूकेरियोटिक और कौन सा कोशिकांग है, ऑक्सी श्वसनांग। तो दोहरी झिल्ली से परिबद्ध यूकेरियोटिक ऑक्सी श्वसनांग को माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। अब देखेंगे इसकी खोज के बारे में, यदि हम देखें तो ध्यान देना, वैसे मोस्टली इसकी खोज का श्रेय जो आपकी पिछली पुस्तक थी उसमें फ्लेमिंग और अल्टमान को दिया जाता है, लेकिन इनसे पहले 1857 में एक वैज्ञानिक थे कॉलिकर, उन्होंने ध्यान देना कीटों की मांसपेशियों में, मतलब कीटों की मांसपेशियों में इसकी खोज की, किसकी, माइटोकॉन्ड्रिया की। तो इतिहास के बारे में देखें, इसका इतिहास, परिभाषा हो गई इसकी, तो हल्का हल्का देख लेते हैं इतिहास के बारे में। फिर इसका स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे, आकार वगैरह जब पढ़ ही रहे हैं तो कोशिकांग के बारे में होना चाहिए। तो देखो इतिहास, हिस्ट्री, इसकी हिस्ट्री में काफ़ी वैज्ञानिक ने अलग अलग नाम दिया इसको। जैसे आप देखिएगा, बताता हूँ मैं आपको कि खोज के बारे में देखें, इसकी परिभाषा हुई खोज। तो हिस्ट्री में आपको खोज के बारे में देख लीजिए, खोज, ध्यान देना। तो कॉलिकर ने कीटों की कोशिकाओं में, कॉलिकर ने कीटों की मांसपेशियों में, कॉलिकर वैज्ञानिक हुए हैं 1857। हाँ, भले ही से नेट पे देख लेना, आजकल गूगल चल रहा है खूब आराम से। कॉलिकर ने कीटों की मसल्स, मांसपेशियों में, कीटों की मांसपेशियों में इसे खोजा। कीटों की मांसपेशियों में क्या किया, इसकी खोज की। कीटों की मांसपेशियों में इसकी खोज की। पिछली जो पुस्तक थी उसमें क्या दे रखा है कि फ्लेमिंग और अल्टमान को भी इसकी खोज का श्रेय दिया जाता है। तो अभी तक ये निश्चित नहीं है, वैसे कॉलिकर को ही मानते हैं ज़्यादातर, अल्टमान को भी मान लेते हैं। अगर प्रश्न आ जाए, ऐसे जो प्रश्न होते हैं वो आते नहीं हैं परीक्षाओं में, खोज वाले कभी सभी आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में। तो मेरे सामने कॉलिकर ने इसकी खोज की थी और आगे पुस्तक में दिया हुआ नहीं, इसलिए फिर भी आप नेट से एक बार देख लें इसको आराम से।
आगे देखो, हाँ, इसे माइटोकॉन्ड्रिया, अब देखो नाम हिस्ट्री देखना चाह रहे हैं इसकी तो और देख लो आप। फ्लेमिंग, ध्यान देना, एक वैज्ञानिक थे फ्लेमिंग, ध्यान देना, 1882, ध्यान देना। ये क्या कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को फाइला नाम दिया था इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को फाइला कहा, ध्यान देना, फ्लेमिंग फॉर फाइला, याद हो जाएगा आराम से। दूसरे वैज्ञानिक थे अल्टमान, 1884, ध्यान देना अल्टमान क्या कहता है साहब, देखो, सॉरी 1894। इसमें देखिएगा, अल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट नाम दिया। इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट नाम दिया, बायोप्लास्ट नाम दिया। ये प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में कि बायोप्लास्ट नाम माइटोकॉन्ड्रिया को किसने दिया। आगे देखो आप, और माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था, सी बेंडा ने। इसमें देखो, माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया नाम देने वाला कौन से वैज्ञानिक थे, देखो आप, सी बेंडा, वैज्ञानिक का नाम है सी बेंडा। इन्होंने क्या किया था, माइटोकॉन्ड्रिया को 1897 में, सी बेंडा 1897, ध्यान देना, इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। क्या दिया, इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया, जो आज भी माइटोकॉन्ड्रिया का नाम जाना जाता है। देखो, फाइला ने, उसमें फ्लेमिंग ने फाइला, अल्टमान ने बायोप्लास्ट और सी बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया। आगे देखो, एक वैज्ञानिक और हुए थे जिन्होंने, इनका वैज्ञानिक का नाम था एम मीव्स। पादप कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया को देखा, या माइटोकॉन्ड्रिया को देखा इन्होंने। तो देखो, एक वैज्ञानिक और थे एम मीविस, ध्यान देना, इन्होंने सर्वप्रथम, इसमें देखो, इन्होंने सर्वप्रथम सबसे पहले पादप कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया को देखा, माइटोकॉन्ड्रिया को देखा। सबसे पहले पादप कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया को देखने वाले वैज्ञानिक कौन था, एम मीव्स, ध्यान देना। तो देखिएगा बेटा, ये कुछ इसकी हिस्ट्री थी थोड़ी सी, कई पुस्तकें, पिछली जो पुस्तक थी बायो की, उसमें आपको माइटोकॉन्ड्रिया की खोज का श्रेय किसको दिया गया था, जो राजस्थान की बुक थी, अब चेंज हो गई, अपने फ्लेमिंग और अल्टमान को दिया गया था। लेकिन आप सर्च करके देखना नेट पे, और अच्छी जो पुस्तक इंग्लिश मीडियम की, उसमें आपको कॉलिकर मिलेगा कि कॉलिकर ने कीटों की मांसपेशियों में सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को देखा, ध्यान देना। तो आप देखेगा, अब पढ़ते हैं इसकी, और देखो, एक वैज्ञानिक, ये इसको क्या बोलते हैं हम, पावर हाउस ऑफ द सेल, किसने कहा था, ये सेक्विज ने। ये और देख लीजिएगा आप कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। क्यों कहते हैं, मतलब कोशिका का शक्ति गृह है, क्यों कहते हैं इसको, बताएंगे आपको। तो देखो ध्यान से,
एक बार और देख लो इसकी कि वैज्ञानिक है सेक्विज, ध्यान देना, इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह, कोशिका का शक्ति ग्रह, पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल कहा। क्यों कहा, इसका कारण बताएंगे अभी आपको हम। पावर हाउस ऑफ द सेल कहा इन्होंने, तो इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह कहा। प्रश्न आ जाता है कि कॉम्पिटिशन के अंदर कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह निम्न में से किसने कहा या किसने नाम दिया। कई विज्ञान दिखा दिए मैंने आपको, फ्लेमिंग है, ऑल्टमान है, कॉलिकर है और एमबीब्स था और एक ही आ गया सेक्विज, तो सेक्विज ने दिया था। तो ये ध्यान रखना, हिस्ट्री में प्रश्न पूछ लेते हैं इसलिए मैंने आपको बता दिया। हालांकि आपके इतना नहीं है, खोज के बारे में नहीं है, आपको केवल इसकी संरचना दे रखी है किताब के अंदर, थोड़ा सा बढ़ाना है आप किताब में तो आप देखिएगा। और देखो अब आता है, ध्यान देना, संख्या कि इसकी संख्या किताब में ये भी दे रखे हैं आपको नंबर कि कौन कौन सी कोशिकाओं में ये कितनी अधिक मात्रा में पाया जाता है। ध्यान देना कि कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या भिन्न होती है, कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या भिन्न होती है जो इसकी कार्यकीय सक्रियता, मतलब कार्य की फंक्शनल एक्टिविटी, कार्य की सक्रियता पर निर्भर करती है। तो ध्यान देना, पादप कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या जंतु कोशिका की तुलना में कम होती है, क्योंकि जंतु कोशिका अधिक सक्रिय कोशिका होती है पादपों की तुलना में। तो ध्यान देना, संख्या में देखिए आप, इसमें आ जाता है आपको कि कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या क्या होती है, भिन्न होती है। कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया संख्या भिन्न होती है, भिन्न होती है। तो देखिएगा, जो किस पर निर्भर करती है, भिन्न होती है। तो क्यों, किस कारण होती है भिन्न, जो कि इसकी जो इसकी कार्य की सक्रियता, भाई कार्य करने की सक्रियता कितनी है, जो इसकी कार्य की सक्रियता पर निर्भर करती है, जो इसकी कार्य की सक्रियता पर निर्भर करती है। अब देखिएगा, जैसे ट्रिपेनोसोमा है, ट्रिपेनोसोमा जंतु होता है और माइकोस्टेरियस एक शैवाल होता है। जैसे देखो, जैसे एग्जाम्पल देखो बेटा, ट्रिपेनोसोमा मतलब प्रोटोजोआ संघ का प्राणी होता है ये ट्रिपेनोसोमा, और माइक्रोस्टेरियास, क्या नाम बताया हमने इसको, माइक्रोस्टेरियास। दोबारा देखें इसको, शब्द सही देख लें। माइक्रोस्टेरियास, ध्यान देना, माइक्रोस्टेरियास एक शैवाल होता है और ये प्रोटोजोआ संघ का जंतु है। ध्यान देना, माइक्रोस्टेरियास में केवल मात्र एक माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ट्रिपेनोसोमा और माइक्रोस्टेरियास में केवल मात्र एक माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। मतलब
एक इसमें पाया जाएगा, एक इसमें पाया जाएगा। ये जंतु है और ये शैवाल है, माइक्रोस्टेरियास, ध्यान देना। तो इनमें एक एक माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। तो ध्यान देना, पादप कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या जंतु कोशिका की तुलना में कम होती है। तो देखिएगा अगला पॉइंट है, पादप कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या जंतु कोशिका की तुलना में कम होती है। ध्यान देना, जंतु कोशिका की तुलना में कम होती है। तो ये अर्थात अधिक सक्रिय कोशिका में, इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात अधिक सक्रिय कोशिका में इसकी संख्या अधिक होती है। अर्थात मतलब क्या निकला इसका, अर्थात अधिक सक्रिय कोशिका में इसकी संख्या अधिक होती है। तो देखिएगा, अब तक हमने आपको इसमें संख्या के बारे में बताया था, परिभाषा बताई थी, इतिहास के बारे में चल रहा था। अब इसके आगे हम संरचना के बारे में बताएंगे आपको, और अनुपस्थिति के बारे में बताएंगे कि एक कोशिका में कितनी संख्या होती है तो उसे क्या नाम दिया गया है।